नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है कि आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के रूप में जो मैथिली शरण गुप्त थे उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो चलिए बिना देर की आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों कि आधुनिक राष्ट्रवादी कवि जो थे मैथिली शरण गुप्त, इनका जो है परिचय दें। अथवा में आपको अगर पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त का जो है काव्यात्मक विवरण दें या पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक विवरण दें, तो इन सभी क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है तो जो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ आपको वही आंसर को लिख कर आ जाना है। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। परिचय देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहली बार मैं शहर आया हूँ तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने का समय कम मिल पाता है साथियों। लेकिन यहाँ पर अभी जो है मैं फील्ड तरफ आया तो माइक भूल गया, तो अगर आपको जो है वॉइस में किसी भी प्रकार से समस्या आती तो थोड़ा आज के लिए मैनेज कर लेना। सबसे पहले आपको परिचय देना है। मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वह आधुनिक हिंदी कविता के जो है एक महान कवि माने जाते हैं, एक महान साहित्यकार माने जाते हैं साथियों। इसीलिए जो है इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। राष्ट्र कवि होना आम बात नहीं है, समझ रहे हो ना। जिसे राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाए वो कितना महान कवि होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो है देश में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को गहराई से व्यक्त किया है। यानी इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रयास किया, यहाँ के लोगों को एक किया और इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने देश के प्रति लोगों को प्रेम करना सिखाया, अपने देश के प्रति जो एकता की भावना को जगाया। वे स्वभाव से जो है विनम्र और दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन के आदर्श भगवान राम और बुद्ध और महात्मा गांधी जी से ग्रहण किए थे। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो काफ़ी विनम्र व्यक्ति थे, काफ़ी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन के जो है आदर्श जिन्होंने अपने जीवन का जो आदर्श था वो भगवान राम से सीखा था, जिन्होंने अपना जीवन का जो आदर्श था वो गौतम बुद्ध से सीखा था, महात्मा गांधी जी से सीखा था। अब समझ रहे हो ना इनका आदर्श कितने महान लोग थे। यही कारण है कि यह जो एक महान कवि बनकर उभरे। गुप्त जी ने जो है साहित्य साधना में अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, यानी साहित्य को लिखने में, यहाँ के लोगों के बीच जो है राष्ट्रीय चेतना फैलाने में, देश के प्रति एकता की भावना को जागृत करने में जो इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि इन्हें जो एक राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण ही उनकी रचनाओं में भारत का जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो नैतिक मूल्य है, उनका जो है बड़ा सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। फिर है मैथिली शरण गुप्त का काव्यात्मक विवरण। तो सबसे पहले भक्ति और उदारता देना है। गुप्त जी जो है भगवान राम के पक्के भक्त थे, जो उनके महाकाव्य, साकेत और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उनके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम जी के जो है वो काफ़ी पक्के भक्त थे। यही कारण है कि इन्होंने जो महाकाव्य लिखा है साकेत नाम का, साकेत में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह भगवान राम के पक्के भक्त थे। हालांकि उनकी भक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी, वे हृदय के अत्यंत उदार और विशाल विचार वाले व्यक्ति थे। यानी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहा जाता है कि वह जो है केवल एक धर्म को महत्व नहीं देते थे बल्कि सभी धर्मों को महत्व देते थे। उनका जो हृदय था वो अत्यंत उदार था, विशाल था। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म से संबंधित रचनाएँ लिखी बल्कि चाहे बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म में इन्होंने यशोधरा को लिखा है। इसके अलावा सिख को भी लिखा है। इन्होंने यशोधरा में जो है गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उसके बारे में बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में पीड़ा को जिया है। इसके अलावा सिख धर्म के बारे में लिखा है, गुरुकुल नाम से एक रचना जिसमें उसको दर्शाया है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के बारे में करबला में लिखा है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे मार्मिक काव्य लिखे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के दिलों को छूता है। उनकी विश्व वेदना तो विश्व बंधुता की गीत है जो उन्हें जाति, धर्म और राष्ट्रवाद से ऊपर उठाता है। उनकी राजनीतिक विचार गांधीवाद से प्रभावित थे। यानी कि उनका एक रचना है विश्व वेदना, उसमें विश्व के बंधुता के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व के लोगों से हमें दोस्ती करके रखना चाहिए, हमें उन्हें अपना भाई समझना चाहिए, हमें किसी को जो है जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और यही विचारधाराएँ जो इन्हें राष्ट्र कवि बनाता है। इनके राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुआ था, इसीलिए यह जो है अहिंसक गतिविधियों पर ज़्यादा बल देते थे। दूसरा है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। गुप्त जी को जो है राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। इसका कारण यह है कि उनकी जो कविता है उसमें राष्ट्र प्रेम और अखंड भारत की भावना है। उन्होंने अपनी रचनाओं में, जैसे कि भारत भारती हो गया,
यह स्वदेशी संगीत हो गया, इसके माध्यम से देशवासियों को एक सूत्र में बांधा। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हम लोग का 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उस समय जो इन्होंने लिखी है पंक्ति, यह पुण्य पताका फहरे, राष्ट्रीय गौरव का यह प्रतीक बन गया। यानी गुप्त जी ने जो है अपने कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को फैलाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया दोस्तों कि इन्होंने अपनी जो एक रचना लिखी थी भारत भारती या स्वदेशी संगीत, इसके माध्यम से यहाँ के जो देशवासी हैं, भारतीय देशवासियों को एक सूत्र में बांधा और कहा कि आप जो है जातिवाद के आधार पर लड़ रहे हो, सभी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, तभी हम लोगों को स्वतंत्रता मिलेगा। इस प्रकार से जब स्वतंत्रता भारत को मिली 15 अगस्त 1947 को, तो इन्होंने एक पंक्ति लिखी, यह पुण्य पताका फहरे, यह जो है राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक बन गया है। तीसरा है कि धार्मिक उदारता एवं सर्वधर्म समभाव। हिंदू होकर भी उनकी कविताएं सभी धर्मों के प्रति समान रूप से महत्व देते हुए दिखाई पड़ता है। यानी कि गुप्त जी एक हिंदू थे, उसके बावजूद भी जो है इनकी जो कविताएं हैं वो सभी कविताएं ऐसा लगता है कि यह किसी एक धर्म पर नहीं लिखा गया, किसी विशेष धर्म पर नहीं लिखा गया, बल्कि ऐसा लगता है कि ये जो है सभी धर्मों पर लिखा गया एक कविता है। वे सच्चे अर्थों में जो है सर्वधर्म समभाव के प्रतीक है, यानी सभी धर्मों को इन्होंने महत्व दिया है। सर्वधर्म समभाव का मतलब है कि सभी लोग जो है धार्मिक रूप से एक हैं, सभी लोगों के धर्म को महत्व दिया है। उनका मानना था कि सभी धर्म मानवता और करुणा की शिक्षा देता है। गुप्त जी का मानना था कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, सभी धर्म जो है मानवता और करुणा पर ही शिक्षा देता है, यानी कि कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, सभी धर्म मानवता और करुणा की सीख देती है। लेकिन कुछ धार्मिक जो कट्टर गुरु होते हैं वही धर्म का जो है गलत अर्थ बताता है। जो भी धर्म है दोस्तों, कोई भी धर्म जो है आपको गलत काम करने के लिए नहीं बताएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विचारधाराएँ होती है, ऐसे कुछ कट्टर गुरु धार्मिक आ जाते हैं जो उन्होंने जो है अपनी पूरी विचारधारा को बदल देता है। यही कारण है कि कोई भी धर्म गलत नहीं है, सभी धर्म जो है मानवता पर बल देता है। चौथा है कि प्रमुख साहित्यिक योगदान एवं महाकाव्य। गुप्त जी एक जो है दर्जन से अधिक सफल प्रबंध काव्यों की रचना की, यानी इन्होंने जो है एक दर्जन मतलब 12 से अधिक सफल काव्य लिखे। उनके 2 महाकाव्य जो है, जैसे कि साकेत हो गया जो राम कथा पर आधारित है, यानी भगवान राम की कथा उसमें लिखा गया साकेत में, और एक है जय भारत जिसमें महाभारत पर जो आधारित इन्होंने रचनाएं लिखी है। हिंदी साहित्य के सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक माना जाता है साथियों। अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में जो है एक है पंचवटी, एक है यशोधरा, एक है विष्णुप्रिया, ये सभी इनका जो है प्रमुख साहित्य है, महाकाव्य हैं। तो इन सभी का एग्जाम्पल आपको दे के ही आना है, तभी जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन है सामाजिक और दार्शनिक मुद्दे। जय भारत में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और दार्शनिक समस्याओं को उठाया गया। इन्होंने जो जय भारत लिखा है उसमें कई प्रकार की सामाजिक जो बुराइयां थी उन सभी बुराइयों के प्रति जो है लोगों को जागरूक किया और दार्शनिक समस्याओं को इन्होंने उठाया। इसमें नारी के स्थान को बताया, ऊंच नीच के विवाह के बारे में बताया। तो ऊंच नीच के जो विवाह है उसमें हिडिंबा नामक कथा इन्होंने लिखा है। शूद्रों को वेद विधा का दान यानी एकलव्य प्रसंग लिखा है, और पशु हिंसा की समस्या में वन मृगी याचना लिखा है। इन सभी मुद्दों को इन्होंने उठाया है और इन सबसे ऊपर यह महाकाव्य युद्ध की व्यर्थता को सिद्ध करता है, जो इसका एक केंद्रीय संदेश है। यानी जो है गुप्त जी ने सामाजिक और दार्शनिक मुद्दों पर बहुत सारी कविताओं को लिखा है, बहुत सारे महाकाव्य को लिखा है, और इन सभी महाकाव्यों से बेसिकली यह सीख दिया जाता है कि जो युद्ध है ना वो व्यर्थ है। युद्ध में केवल एक व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है, बल्कि दोनों का नुकसान होता है। जो हारता है उसको भी नुकसान होता है, जो जीतता है उनको भी नुकसान होता है। गुप्त जी ने अपनी जीवनव्यापी साधना में इन्हीं सब विषयों पर गहराई से चिंतन किया है। गुप्त जी ने अपने पूरे जीवन काल में इन्हीं सभी विषयों का चिंतन किया है, इसीलिए जो है उनका चिंतन बहुत ही प्रभावशाली है और यही कारण है कि उन्हें एक राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। अंतिम पॉइंट है साथियों गांधीवादी विचारों का प्रचार। उनके साहित्य में महात्मा गांधी के विचारों जैसे अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, अस्पृश्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि गुप्त जी के जो साहित्य है उसमें जो है महात्मा गांधी के विचारों को देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी के विचारों से जो है गुप्त जी प्रभावित थे। ऐसे में जो है महात्मा गांधी का जो अहिंसा की नीति थी, चाहे सत्याग्रह की नीति थी, चाहे अस्पृश्यता की नीति थी, उन सभी विचारधाराओं को इनके साहित्यों में काव्य में देखने को मिलता है। एक काव्य नाटक है अनग, उनका जो पात्र है मध्य है, उनका चरित्र और उनके जो कार्य है महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अनग जो है उसमें एक पात्र है मध्य, उनका जो चरित्र है यानी उनका जो चरित्र चित्रण किया गया है
उनका जो रोल किया गया उसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था, उनके विचार क्या था, जो बताते हैं कि जन सेवा ही सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। यानी कि जन सेवा को जो है गुप्त जी ने मानवता का सबसे बड़ा सेवा माना। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है अपने रचनाओं के माध्यम से भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्रीय चेतना को फैलाया और राष्ट्र के प्रति जो है देशभक्ति की भावना को जागृत किया। यही कारण है कि इन्हें एक राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। और अंत में जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी मेजर पेपर 9 में कुछ VVI क्वेश्चंस, तो पहला हो गया आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारा हो चुका है। आपका 5वां भी हो गया, 6ठा भी हो गया, 7वां भी हो गया आज। इस प्रकार से जो है आपका जो हिंदी मेजर पेपर 9 था, हिंदी मेजर पेपर 9 आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। अब जो है आप लोगों के लिए जो है हिंदी मेजर पेपर 9 का एक कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा जिसमें सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में होगा। तो जिन साथियों को एक ही वीडियो में पूरा आंसर देखना है तो वहाँ से आप देख सकोगे, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है जहाँ से जो है आप कंप्लीट वीडियो को देख सकोगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं मेजर पेपर 9 में। धन्यवाद।